Okay, so Assalamualaikum and what's up guys, hope you all in good of your spirits. So guys, our next topic that is BCG वैक्सीन. ठीक है, सो BCG वैक्सीन अब हम डिटेल में देखेंगे. अब हमारे पास BCG का क्या मतलब है या फॉर व्हाट डज इट स्टैंड फॉर. सो BCG इज़ बेसिकली बेसिली कैलमेटी ग्यूरिन. ठीक है, बेसिली कैलमेटी ग्यूरिन. ठीक है, GUERIN. ठीक है, सो ये इसके कुछ स्पेलिंग्स हैं, आपको पता होना चाहिए. व्हाट डज BCG वैक्सीन स्टैंड फॉर. ठीक है, अच्छा हमारे पास BCG जो है ना, दिस इज़ मोस्ट वाइडली यूज वैक्सीनेशन इन द वर्ल्ड. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे दैट व्हाट इज़ द मेन वैल्यू ऑफ दिस वैक्सीन, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दैट दिस इज़ मोस्ट वाइडली यूज वैक्सीन. ठीक है, नो वैक्सीन इज़ 100% इफेक्टिव. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो BCG वैक्सीन है ये 60% प्रोटेक्टिव है अगेंस्ट पल्मोनरी TB. ठीक है, एंड इट इज़ 80% इफेक्टिव अगेंस्ट मेनिंजोकोकल TB. ठीक है, मेनिंजोकोकल TB. सो ये आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि BCG स्टैंड्स फॉर बेसिकली कैलमेटी ग्यूरिन. ठीक है, एंड मेन वैल्यू इस वैक्सीन की क्या है. एक तो इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज वैक्सीन इन द वर्ल्ड एंड यू शुड नो दैट नो वैक्सीन इज़ 100% इफेक्टिव. बट ये जो BCG वैक्सीन है दिस इज़ 60% इफेक्टिव अगेंस्ट द पल्मोनरी TB एंड इट इज़ 80% इफेक्टिव अगेंस्ट मेनिंजोकोकल TB. ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए दैट दिस इज़ अ लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन ऑफ माइकोबैक्टीरियम बोविस. ठीक है, सो ये एक लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन है. जब हमने अभी लास्ट वीडियो में सारी वैक्सीन की टाइप्स डिस्कस की थी, उसमें जो लाइव अटेनुएटेड थी उसमें मैंने आपको याद होगा वो जो एक निमोनिक के ज़रिए बताया था कि यहाँ पे राइट डेल्टॉइड पे हमारे पास BCG का स्कार होता है. सो दैट वाज बेसिकली इन लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन. ठीक है, सो दिस इज़ अ BCG वैक्सीन इज़ अ लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन. ठीक है, ऑफ माइकोबैक्टीरियम बोविस. ठीक है, ये आपने याद रखना, ऑफ माइकोबैक्टीरियम बोविस. अच्छा, अब आपने एक और चीज़ जो याद रखनी है दैट दिस इज़ इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड एंड सिवेरिटी ऑफ TB. ठीक है, ये हमारे पास मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. इट इज़ 60% इफेक्टिव इन केस ऑफ पल्मोनरी TB एंड 80% इफेक्टिव इन केस ऑफ मेनिंजोकोकल TB. सो इट इज़ बेसिकली इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड एंड सिवेरिटी ऑफ TB. ठीक है, बोथ इन इन्फेंट्स एंड इन द यंग चिल्ड्रन. ठीक है, सो ये कुछ फैक्ट्स है जिनका आपको लाजमी पता होना चाहिए. और इस मेन वैल्यू क्या है इस वैक्सीन की, इसके ऊपर तो UQ भी आता है. सो यू शुड नो द मेन वैल्यू ऑफ BCG वैक्सीन के किनके ये इट इज़ इफेक्टिव, और जो भी मैंने आपको बताया वो सब आपने लिखना है. ठीक है, फिर अगर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें हम, सो दिस वैक्सीन इज़ बेसिकली एडमिनिस्टर्ड इन लेस देन 1 वीक ऑफ एज. ठीक है, सो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो आइडियल एज है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की दैट इज़ लेस देन 1 वीक ऑफ एज. ठीक है, यानी एक हफ्ते का अगर बच्चा है सो विद इन 1 वीक उसको ये वैक्सीन लग जानी चाहिए. दिस इज़ द आइडियल एज. लेकिन अगर ओल्डर चाइल्ड है, ठीक है, यानी 1 वीक से ज़्यादा की एज का है, ठीक है, तो आपने पहले क्या करना है कि उस बच्चे का आपने मॉन्टॉक्स टेस्ट करवाना है. ठीक है, उसके बाद आपने देखना है अगर तो वो टेस्ट नेगेटिव आता है फिर आप जो है उस बच्चे को वैक्सीनेट करेंगे. ठीक है, एंड दिस इज़ इन केस ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन. ठीक है, जिनकी लेस दैन 1 वीक ऑफ एज नहीं होती, मतलब उससे ज़्यादा की एज है. सो ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर आप सबसे पहले मॉन्टॉक्स टेस्ट करवाएंगे. अगर वो नेगेटिव आता है देन आप उस बच्चे को वैक्सीनेट करवाएंगे. ठीक है, और हमारे पास जो डोज है इसको एडमिनिस्टर करने की दैट इज़ 0.05 ml इन न्यूबॉर्न. ठीक है, एंड इट इज़ 0.1 ml फॉर अदर चिल्ड्रन. ठीक है, बाकी चिल्ड्रन के लिए मतलब जो ओल्डर चिल्ड्रन हैं उनके लिए हमारे पास 0.1 ml है, और न्यू बॉर्न के केस में हमारे पास 0.05 ml है, एंड इट इज़ गिवन इंट्राडर्मली. ठीक है, सो ये आपने बात याद रखनी है दैट दिस वैक्सीन इज़ गिवन इंट्राडर्मली. ठीक है, अब इसका ना नॉर्मल कोर्स होता है. ठीक है, वो आपको लाजमी पता होना चाहिए, एंड दिस इज़ अगेन अ UQ. ठीक है, ये आपके पास UQ है. मैंने आपको UQ बताया है कि इसकी मेन वैल्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए. डोजेस तो इवन MCQs में भी आ जाती होती हैं. ठीक है, सो उसका भी आपको पता होना चाहिए. एंड देन नॉर्मल वैल्यू क्या है. नॉर्मल वैल्यू इसकी ये है कि सबसे पहले जब भी BCG वैक्सीन दी जाती है ना तो एक व्हील बनता है. ठीक है, वहाँ पे उस जगह पे ये व्हील जो है इट डिसअपेयर्स इन 30 मिनट्स. ठीक है,
ये कब डिसअपेयर होगा? विद इन 30 मिनट्स ये डिसअपेयर होगा, जो व्हील बनेगा आफ्टर गिविंग BCG वैक्सीन। फिर क्या होगा? जब वो डिसअपेयर होगा, व्हील के डिसअपेयर होने के बाद यहाँ पे बन जाएगा अब एक नोड्यूल, ठीक है, जो कि 2 to 3 वीक्स तक जो है लगने में, इसको बनते हैं, नोड्यूल को बनने में 2 to 3 वीक्स का टाइम लग जाता है, ठीक है। अब नोड्यूल के बाद ये नोड्यूल अब इंड्यूरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसकी इंड्यूरेशन के बाद हमारे पास बनेगा एक सुपरफिशियल एब्सेस, ठीक है। अब हमारे पास बनेगा एक सुपरफिशियल एब्सेस, और फिर सुपरफिशियल एब्सेस जब हील होगी ना, ठीक है, यानी 4 to 6 वीक्स इसको लगेंगे हील होने में, तो उसके बाद हमारे पास बनेगा यहाँ पे स्कार, ठीक है। और ये स्कार फिर आपको पता है अब हमेशा के लिए रह जाता है, एंड इस स्कार को बनने में लगते हैं अबाउट 2 months, ठीक है। सो दिस इज़ द नॉर्मल कोर्स के, मतलब BCG वैक्सीन लगी तो एक व्हील बना, ठीक है। वो व्हील 30 मिनट्स लेगा टू डिसअपेयर, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 वीक्स का टाइम लगेगा नोड्यूल बने में। जब वो नोड्यूल इंड्यूरेट होगा तो वहाँ पे बन जाएगी सुपरफिशियल एब्सेस, ठीक है। सुपरफिशियल एब्सेस जो है उसको 4 to 6 वीक्स लगेंगे टू हील, ठीक है। एंड देन वहाँ पे स्कार बनेगा, एंड स्कार बनने का जो टोटल ड्यूरेशन है आफ्टर अबाउट 2 months आपके पास जो है वो फाइनली स्कार बन जाता है, BCG स्कार, ठीक है। सो दिस इज़ द नॉर्मल कोर्स ऑफ दिस BCG वैक्सीन, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। देन आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस वैक्सीन, ठीक है, या व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस वैक्सीन, ठीक है। सो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले तो होता है कॉश फिनोमेना, KOCHS, कॉश फिनोमेना, ठीक है। इसमें बेसिकली ये होता है कि नॉर्मली आपको पता है कि स्कार बनने में 2 months लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये सारा रिएक्शन जो है, मतलब ये टोटल टाइम इस कोर्स का क्या है, 2 months, जिसके बाद फाइनली आपके पास स्कार बनेगा। लेकिन अगर ये इतना स्पीडीली ये रिएक्शन हो जाए, ठीक है, और ये सारा प्रोसेस जो है विद इन 10 days जो है वो कंप्लीट हो जाए, सो इस एक्सेलरेटेड रिएक्शन को जो कि कंप्लीट होता है इन 10 days, दैट इज़ कॉल्ड कॉश फिनोमेना, और ये एक कॉम्प्लिकेशन है इस BCG वैक्सीन की, ठीक है। इसके अलावा और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? एक तो होगा एरिथीमा नोडोजम, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आ सकता है डीप एब्सेस और अल्सरेशन, डीप एब्सेस एंड अल्सरेशन, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आ जाएगा लिम्फेडिनोपैथी ऑफ सुप्राक्लेविकुलर और एक्सिलरी नोड्स, ठीक है। सो लिम्फेडिनोपैथी भी आ जाएगी, ठीक है, ऑफ सुप्राक्लेविकुलर या एक्सिलरी नोड्स, या फिर आपके पास जनरलाइज्ड ट्यूबरक्लोसिस भी देखने को मिल सकता है एज अ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट BCG वैक्सीन, जिसमें मैंने आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में सारी जो है वो एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट आपके पास जो है डिजीज़, दैट इज़ रेबीज़, ठीक है। सो रेबीज़ की वैक्सीन के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। सो रेबीज़ की एक होती है एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड एक है पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। अब एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो है, इसमें आपके पास आ जाती है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, ठीक है। इसको हम कहते हैं ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन के केस में है, ठीक है। एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन में आपके पास आ जाता है ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, और हमारे पास आ जाता है सेकेंडली पैसिव में आ जाएगा आपके पास रेबीज़ एंटीसीरम, ठीक है। सो अगर सबसे पहले हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन की बात करें इन केस ऑफ रेबीज़, तो इसमें फर्दर आ जाता है प्री एक्सपोजर एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड पोस्ट एक्सपोजर, ठीक है। सो हम दोनों को डिस्कस करेंगे, प्री एक्सपोजर एंड पोस्ट एक्सपोजर, ठीक है। अब प्री एक्सपोजर में उसमें हम किस तरह से वैक्सीनेट करेंगे, एक्टिवली वैक्सीनेट करेंगे पेशेंट को, ठीक है। सो हम 1 ml देते हैं सबक्यूटेनियसली या फिर इंट्रामस्कुलरली, ठीक है, और 2 डोजेज़ होती हैं एट 4 वीक्स इंटरवल, 2 डोजेज़ होती हैं एट 4 वीक्स इंटरवल, ठीक है। इसके अलावा हम फिर बूस्टर डोज देंगे आफ्टर 1 year, ठीक है। बूस्टर डोज फिर दी जाती है आफ्टर 1 year।
एंड देन उसके फर्दर 3 to 4 ईयरली इसकी बूस्टर डोजेज़ भी अवेलेबल होती हैं, ठीक है। देन बूस्टर होती है आपके पास 3 to 4 ईयरली। सो ये था अबाउट प्री एक्सपोजर एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा कि 1 ml हम देते हैं सबक्यूटेनियसली इंटरमस्कुलरली। 2 डोजेज़ होती हैं मेनली इसकी 4 वीक्स के इंटरवल पे, ठीक है। और फिर बूस्टर डोज होती है आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। और अगर आपने उसके अलावा भी बूस्टर डोज कंटिन्यू करनी है तो दैट इज़ गिवन 3 to 4 ईयरली, ठीक है, अपार्ट। देन आपके पास पोस्ट एक्सपोजर जो है एक्टिव इम्यूनाइजेशन में, उसमें आपके पास 1 ml होती है सबक्यूटेनियसली या इंट्रामस्कुलरली जस्ट लाइक द प्री एक्सपोजर, ठीक है। उसके बाद इसकी जो डोजेज़ होती हैं ना वो किन किन डेज़ पे आप देते हैं, 0, 3, 7, 14 एंड 28 डेज़ पे। ये आपको बहुत अच्छे से ना ये डेज़ का पता होना चाहिए पोस्ट एक्सपोजर एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बारे में, क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता है इन MCQs एंड SCQs एज वेल। 0, 3, 7, 14 एंड 28 डेज़ पे दी जाती है, ठीक है। देन अगर हम पैसिव जो इम्यूनाइजेशन है उसकी बात करें तो उसमें जो हमारे पास ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन है, दिस इज़ मोस्टली प्रेफर्ड, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए दैट दिस इज़ प्रेफर्ड, ठीक है, ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। और किस केस में इट इज़ प्रेफर्ड कि अगर हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है तो फिर हम ये प्रेफर करते हैं ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन। और इसमें आप क्या देते हैं, 20 इंटरनेशनल यूनिट्स पर kg इंट्रामस्कुलरली आप देंगे, ठीक है। एंड हाफ इज़ गिवन एट वूंड साइड, ठीक है, हाफ इज़ गिवन एट वूंड साइट, ठीक है। उसके बाद अगर हम रेबीज़ एंटी सीरम की बात करें तो अगर हमारे पास ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन अवेलेबल नहीं है, अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर हम रेबीज़ एंटी सीरम देते होते हैं। और इसकी डोजेज कितनी है, दिस इज़ 40 इंटरनेशनल यूनिट पर kg इंट्रामस्कुलरली, ठीक है। एंड अगेन दिस इज़ गिवन हाफ एट द वूंड साइट, ठीक है। सो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से BCG वैक्सीन एंड रेबीज़ की वैक्सीनेशन क्लियर हो गई है। एंड नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं।